बच्चों, जैसा कि जानते हैं मॉडल प्रश्न पत्र 1 का सेट आप सबों के बीच भेजा गया था, लेकिन मॉडल सेट प्रश्न पत्र 2 सेट नंबर 2 का हल आप सभी के बीच भेज रहे हैं। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 40 नंबर का है और 1 घंटा 30 मिनट का समय सीमा होगा। इसके अलावे आप सभी जानते हैं कि जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट दिया गया है वह उपयोगी है आप सबों के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न पत्र है उनको, जैसे प्रश्न संख्या पहला है, नात्सी पार्टी का संस्थापक कौन था? नात्सी पार्टी का संस्थापक कौन था? उत्तर में हम देखेंगे हिटलर। हिटलर जो था नात्सी पार्टी का संस्थापक था। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं? झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं? इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। झूम उत्तर में देखेंगे जिसे घुमंतू खेती भी कहते हैं, एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है, जिसे हम जीविका निर्वाह कृषि भी कहते हैं। झूम कृषि खास करके जंगलों को साफ कर करके आदिवासी समुदाय में खास करके यह खेती किया जाता है। जो जंगली क्षेत्रों में जो निवास करते हैं वो खास करके एक जगह को चयन करते हैं और दूसरे जगह पर एक बार खेती करते हैं और दूसरे जगह पर चले जाते हैं उस जगह को छोड़ करके, और फिर वही प्रक्रिया जो है कि दूसरे जगह भी अपनाते हैं। इस प्रकार से हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, निर्धनता की परिभाषा लिखें। निर्धनता आप सभी समझते होंगे। निर्धनता का अर्थ उस रासायनिक प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य अपने जीवन की आधारभूत या बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है, यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसे भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है, उसे हम निर्धनता कहते हैं। भुखमरी से आप क्या समझते हैं? भुखमरी प्रश्न संख्या 4 है। भुखमरी के अंतर्गत हम बात करेंगे, जिसमें उत्तर है कि विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को हम भुखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप है, यानी कि भुखमरी जिसमें विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भुखमरी कहते हैं। उस प्रकार के भोजन में कहने का मतलब विटामिन, पोषक तत्वों की कमी होता है, यह कुपोषण को बढ़ावा देता है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? यानी कि भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से सवाल 6, आदर्श आचार संहिता क्या है? आदर्श आचार संहिता आप सभी जानते हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता असल में चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी दस्तावेज है। आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं।
प्रश्न संख्या 7, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? प्राकृतिक वनस्पति जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का मतलब वह वनस्पति जो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के वह प्रकृति प्रदत्त होते हैं, और वह प्राकृतिक वनस्पति को सृजन में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह मनुष्य से मदद की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति को उपजने के लिए मनुष्य की कोई मदद नहीं होती है, और जो कुछ भी पोषक तत्व इन्हें चाहिए प्राकृतिक वातावरण से ले लेते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है यानी कि जंगल, वन, यानी वन की लकड़ियों को हम लोग सिंचाई नहीं करते हैं, पोषक तत्व नहीं देते हैं, वह अपने आप सृजित हो जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, नाथसीवाद की मुख्य विशेषता क्या थी? नाथसीवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है और लोग राज्य के लिए हैं, न कि राज्य लोगों के लिए है। हाँ, नाथसीवाद का यह विचार था कि लोग राज्य के लिए हैं, न कि राज्य लोगों के लिए। नाथसीवाद लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नाथसीवाद जो है कि लोग राज्य के लिए नहीं, न कि राज्य लोगों के लिए है। नाथसीवाद का यह विचार था। अगला प्रश्न देखेंगे, वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है? वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है? वनों की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वन जो है कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वन बाढ़ तथा भूमि कटाव से रोकथाम करता है। वनों से हमें कई प्रकार के खाने के सामान मिलते हैं। वनों कई प्रकार के पशु पक्षी वनों में कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। वन नहीं रहने पर ये पशु पक्षी भी विलुप्त हो जाते हैं। एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि जंगल के बिना जीवन अधूरा है, यानी कि एक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को भी नियंत्रित करता है वन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। यानी निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। यह बात सच है। जो लोग अपनी बुनियादी सुविधाओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत को भी नहीं पूरा कर पाते हैं, उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। पर समय के साथ इस रेखा में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे अमेरिका के लोग जिसके पास अगर कार नहीं हो वह आदमी गरीब होते हैं, लेकिन भारत में कार जो है कि एक प्रकार सुखी संपन्न लोग यानी कि विलासिता की वस्तुएं माना जाता है। उसी प्रकार से यानी कि समय और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा में परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 11, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? तो उत्तर है निम्न लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट में हम लिखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी जातियां के कुछ वर्गों जिनके पास भूमि नहीं होती या फिर भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। जिनके पास भूमि नहीं है, वह उत्पादन नहीं कर सकते हैं, वह क्या है, खाद्य असुरक्षा का अधिक महसूस करते हैं। पॉइंट दूसरा देखेंगे, वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। उस प्रकार के लोग जो
कुछ दिनों के लिए एक जगह निवास करते हैं और फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। वे लोग भी खाद्य असुरक्षा का अधिक महसूस करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सब खाद्य असुरक्षा का प्रभाव इन लोगों पर पड़ता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाएं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भी खाद्य असुरक्षा प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। मूल रूप से कह सकते हैं कि सभी अधिकारों का वह सुरक्षा प्रदान करता है। मानवाधिकार जो है कि हम सबों को सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं? भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं? यानी कि भारत देश में जो चुनाव कराए जाते हैं उसमें हम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएंगे उसके बारे में हमको लिखना है। उत्तर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियाँ। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ में शामिल ये सब बातें हैं। पहला है उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धन की शक्ति, यानी उम्मीदवार और राजनीतिक दलों की धन की शक्ति। दूसरा, राजनीतिक मैदान में प्रवेश करने वाले आपराधिक तत्व हैं। तीसरा है परिवारवाद की राजनीतिक, जिसमें परिवार के लोगों को ही टिकट दिया जाता है। चौथा है नीतियों और व्यवहार में पार्टियों की समानता, यानी कि कोई पार्टी का नीतियाँ क्या है, उसके व्यवहार क्या है, उस पर भी निर्भर करता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे अगला पॉइंट जो है कि 5 पॉइंट, नुकसान छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान, यानी कि इस प्रकार से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियाँ, उसमें भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ में शामिल हैं, जिसमें छोटे दल जो होते हैं उनको नुकसान होता है, निर्दलीय दल होता है उनको नुकसान होता है। इस प्रकार से यानी छोटे छोटे दल में जो रहते हैं उनको नुकसान होता है। प्रश्न संख्या 14, भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? यानी कि भारत के अंतर्गत हम वर्षा का वितरण जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? इसका क्या कारण है? उसे हम लोगों को लिखना है। उत्तर, प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के समान है, जिसके कारण मानसून 2 भागों में बट जाता है। मानसून जो है कि 2 भागों में बट जाता है। पहला जो है कि अरब सागर की शाखा, दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब सागर की शाखा, यानी कि अरब सागर से इसका उत्पत्ति होता है। और दूसरा जो है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा से इसका उत्पत्ति होता है। आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्र गति से उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और वहाँ पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर
मूसलाधार वर्षा प्रदान करती है। यहाँ ऊंचे पर्वतों हैं जिसके कारण मानसून पवने पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे ये पवने पश्चिम की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम हो जाती है। यही कारण है कि उत्तर की ओर जैसे जैसे आर्द्रता कम हो जाती है जिसके कारण से भारत में उत्तर पूर्वी की ओर मानसून कम हो जाती है। उसी प्रकार से अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न का उत्तर, हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थानों को समाप्त करना शुरू कर दिया। जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी को छीन लिया गया। 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी गई। ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। इस प्रकार से हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थानों को समाप्त किया। इस प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे। इसके अंतर्गत 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी गई थी। 5वां पॉइंट है, अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायिक और सेना पर राज्य ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। 6वां पॉइंट है, पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। यानी कि 6वां पॉइंट है, पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्थित करने के लिए। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। पहला जो है, न्यूनतम समर्थित कीमत। न्यूनतम समर्थित मूल्य वो मूल्य होता है जो सरकार किसान के लिए तय करती है। जब भारतीय खाद्य निगम अधिवेश उत्पादन वाले राज्य में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है तब किसानों को उनकी फसल के लिए पहले घोषित कीमत दी जाती है। इस मूल्य के न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। बफर स्टॉक एक प्रणाली योजना है जो अच्छी फसल के समय कीमतों को एक निर्देशित सीमा से नीचे गिरने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदती है और स्टोर करती है। जैसा कि आप जानते हैं, जन वितरण प्रणाली। अगला पॉइंट है, निर्गम कीमत। जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्र में और समाज के गरीब वर्गों में बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है तब उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। यानी कि मौलिक अधिकार क्या है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका अर्थ है कि संविधान भारत में जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी समानता के अधिकार हम कह सकते हैं कि समान रूप से एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना है। यानी कि दूसरा में है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को विचार प्रकट करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत।
तीसरा है शोषण के विरोध अधिकार। इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है, जैसे हरिजनों, स्त्रियों और भूमिहीन कृषकों का शोषण नहीं किया जा सकता है, और अगर शोषण करता है तो शोषण के विरोध संविधान के द्वारा एक अधिकार दिया गया है, उसके खिलाफ हम यानी कि कोर्ट का शरण ले सकते हैं। उसी प्रकार से चौथा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे अपना धर्म चुनने का अधिकार है, किसी भी धर्म को मान सकता है। अगला प्रश्न है शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषताएं बताएं। शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। दूसरा पॉइंट है शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। तीसरा है ऋतु में तापमान में उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। और चौथा पॉइंट है भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है, इसके कारण कुछ मात्रा में। पाँचवा पॉइंट है शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। छठा पॉइंट है यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप शीतकाल में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है। प्रश्न संख्या 19 दिए गए भारत के मानचित्र पर झूम